तो आज एग्रीकल्चर देख लेते हैं। कृषि कितने प्रकार की खेती होती है ये देख लेते हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। ये क्या होता है? इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाउ, डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर इसमें लगता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून। ये वर्षा पर निर्भर रहती है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की जो प्राकृतिक उर्वरक क्षमता होती है उस पर, और suitability of other environmental conditions. It is also known as slash and burn agriculture और shifting cultivation। इसी को slash and burn agriculture और shifting cultivation भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो primitive subsistence farming को। Intensive subsistence farming क्या होता है? It is practiced in areas with high population pressure on land. It is labor intensive farming where there is a use of high doses of biochemical inputs and irrigation to obtain higher production. Through right of inheritance, division of land among successive generations has rendered landholding uneconomical in size. दूसरा खेती का प्रकार क्या था? इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग था। पहला प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग था। और तीसरा है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। फसलों को भी उगाया जाता है और जानवरों को भी पाला जाता है, उनको फिर उनके उत्पाद को बेचा जाता है मार्केट में। देयर इज़ अ यूजेज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज हाई यील्डिंग वेराइटी HYV सीड्स, chemical fertilizers, insecticides and pesticides etc to obtain high productivity plantation farming. High productivity, अब plantation farming क्या होता है? It involves farming on large areas of land to maximize output and profits important crops ground. प्लांटेशन फार्मिंग में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं? टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना etc. शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज़ नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होता है, एज इट कॉजेज एयर पोल्यूशन होता है, इसके वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है एंड द सॉइल लूजेज इट्स प्रोडक्टिविटी। डिफरेंट नेम्स ऑफ, अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन सिर्फ भारत में ही नहीं होता है, अक्रॉस द वर्ल्ड होता है। उसके क्या क्या नाम हैं अलग अलग देशों में ये देख लेते हैं। इंडोनेशिया में इसको लडांग के नाम से जाना जाता है। मेक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। और श्रीलंका में इसको चेना, वियतनाम में रे, ब्राज़ील में रोका और वेनेजुएला में कोनुको के नाम से जाना जाता है। अब इसके भी अलग अलग, अब भारत में भी ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, वो देख लेते हैं। झारखंड में इसको कुरुवा के नाम से जाना जाता है। पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको झूम के नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार में इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में इसको पामा डाबी और ब्रिंगा। आंध्र प्रदेश में इसको पेंडा या पोडू कहते हैं। और राजस्थान में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वॉल्तरे के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में बेवार या दहिया के नाम से जाना जाता है। और वेस्टर्न घाट्स में कुमारी के नाम से जाना जाता है। ट्रक फार्मिंग क्या होता है ये देख लेते हैं। रीजन्स वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली, सिर्फ सब्जियों की खेती होती है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक ऑन द सेम फार्म। मतलब पशु को भी पाला जाता है और उसी जमीन पर क्रॉप्स को भी उगाया जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग कैन हेल्प फार्मर्स जनरेट स्टेबल इनकम। स्टेबल इनकम इससे जनरेट होता है। तो मिक्स्ड फार्मिंग, और ऊपर भी दिया गया था ये कमर्शियल, ये जो है कमर्शियल फार्मिंग, तो इसमें भी तो क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट, और ये भी तो वही चीज़ है जो ट्रक फार्मिंग में दिया हुआ है, जो ये मिक्स्ड फार्मिंग में दिया है। ट्रक फार्मिंग तो अलग है, ये वेजिटेबल्स ओनली है, स्पेशलाइज्ड है। इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। ये मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में हो रही है बात। ये क्या करता है? ये इन्वॉल्व करता है ग्रोइंग क्रॉप्स, रेजिंग लाइव स्टॉक ऑन द सेम फार्म। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग कैन हेल्प फार्मर्स जनरेट स्टेबल इनकम। मिक्स्ड क्रॉपिंग वर्सेस इंटर क्रॉपिंग का डिफरेंस क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? एक तो मिक्स्ड फार्मिंग है इधर और एक मिक्स्ड क्रॉपिंग है इधर। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है व्हेन टू और मोर क्रॉप्स, दो प्रकार के फसल को उगाया जाता है ऑन अ सेम, एक ही लैंड पर, विदाउट फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर, बिना कोई पैटर्न को फॉलो किए। सीड्स ऑफ टू डिफरेंट क्रॉप्स आर मिक्स, दो अलग अलग तरह के फसलों के बीजों को मिक्स कर दिया जाता है और उसको बो दिया जाता है। दिस मिनिमाइज द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर्स।
इससे क्रॉप फेलियर की समस्याएं थोड़ी कम हो जाती हैं। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है? वो तो मिक्स्ड क्रॉपिंग था, अब इंटर क्रॉपिंग क्या है? इंटर क्रॉपिंग होता है, इंटर क्रॉपिंग इज व्हेन टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड फॉलोइंग अ स्पेसिफिक पैटर्न। ये क्या होता है? इसमें भी दो से अधिक फसलों को उगाया, दो या दो से अधिक फसलों को उगाया जाता है और एक ही लैंड पर उगाया जाता है, बट स्पेसिफिक उसमें पैटर्न होता है। उसमें सीड्स आर नॉट मिक्स्ड और सीड्स को, बीजों को मिलाया नहीं जाता है, ग्रोन इन अ रो फॉर्मेट, और दिस इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। ठीक है, अब डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि खरीफ, रबी, ज़ैद। खरीफ को, खरीफ फसल को जुलाई में बोया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर में। खरीफ क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन है, जिसको मानसूनल क्रॉप्स भी कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं: राइस, शुगर केन, जूट, कॉटन, टोबैको, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, मिलेट्स, ईटीसी। रबी क्रॉप्स को अक्टूबर में बोया जाता है और हार्वेस्ट अप्रैल में किया जाता है। इसको विंटर रेनफॉल इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है फॉर सच क्रॉप्स। एग्जाम्पल इसके कुछ हैं: वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, लिनसीड, पी, रैपसीड, रेपसीड, कैस्टर, ईटीसी। और जैद क्रॉप जो है, ये शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन होता है, बिटवीन मई और जून के बीच में जो समय होता है उसमें इसको बोया जाता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर, फूड और क्रॉप्स, ये सब कुछ है। कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्टेपल डाइट है भारत का, जो स्टेपल क्रॉप है, जैसे राइस है, इट इज़, राइस इज़ ऑल्सो नोन एज पैडी, इसको पैडी भी कहा जाता है। और जब ये खेतों में उगा रहता है तब, बिफोर प्रोसेसिंग, प्रोसेस करने के पहले इसको पैडी कहा जाता है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। भारत दूसरा सबसे बड़ा इसका उत्पादक देश है चाइना के बाद, मतलब चाइना में सबसे ज़्यादा राइस को उगाया जाता है। इट इज़ सोड इन स्वैम्पी एरिया, स्वैम्पी एरियाज में इसको बोया जाता है। मिथेन और अदर गैसेस आर एमिट होता है फ्रॉम फ्लडेड राइस फील्ड्स बाय बैक्टीरिया के वजह से इसमें मीथेन का स्राव होता है। और इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर्स में तापमान अधिक चाहिए, 25 डिग्री से ज़्यादा चाहिए, और रेनफॉल भी ज़्यादा चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ईस्टर्न इंडिया में पर्टिकुलरली जो वेस्ट बंगाल है, वहाँ जो है 3 सीज़न फॉर ग्रोइंग राइस आर। राइस के लिए जो 3 सीज़न होते हैं वो होते हैं: औस, जो कि जुलाई अगस्त में होता है, अमन दिसंबर जनवरी में होता है, और बोरो मार्च और मई में होता है। तो औस, अमन और बोरो जो होता है, ये राइस को ही उगाने का अलग अलग, ईस्टर्न इंडिया में पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में होता है। 3 सीज़न होता है राइस को उगाने का: औस, अमन और बोरो। और वीट के बारे में बात कर लेते हैं, गेहूं के बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए 50 से 70 और 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की आवश्यकता होती है। और इसको शो नहीं होता है, सोन इन वेल ड्रेन्ड लोमी और क्ले लोम सॉइल में इसको किया जाता है। टेम्परेचर रिक्वायर्ड वाइल सोइंग वीट इज़ 10 डिग्री सेल्सियस से 15, क्योंकि ये अभी वीट जो है अधिक, मतलब ये रबी का फसल है वीट, तो इसको जो है और विंटर में बोया जाता है। तो देख लो कितना टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है। ड्यूरिंग रीपनिंग इट रिक्वायर्स वार्मिंग, और जब ये पक जाए तब इसको थोड़ा वार्मर सोने, जब इसको बोया जाता है तब तो उतना टेम्परेचर नहीं चाहिए, बट जब वो पक जाता है तब उसको वार्मर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, 21 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक। विंटर रेनफॉल जो है इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। शुगर केन की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर रिक्वायर्ड 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, रेन रिक्वायर्ड 75 टू 100 सेंटीमीटर। बेस्ट यील्ड इन फर्टाइल वेल ड्रेन्ड लोमी और अलूवियल सॉइल, अलूवियल सॉइल जो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सॉइल है, सबसे ज़्यादा है इसका कवरेज। अलूवियल सॉइल का एफआरपी क्या होता है? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, सिमिलर टू एमएसपी, बट ओनली फॉर शुगर केन में ये लगता है एफआरपी, एमएसपी नहीं लगता है, एफआरपी लगता है। क्या होता है इसका मतलब? फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। अब टी के बारे में बात कर लेते हैं। टी इज ग्रोन इन एसिडिक फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल, लेटराइट सॉइल में उगता है, इसका खेती होता है, विथ हाई ऑर्गेनिक मैटर दैट इज रिच इन हमस। टी प्लांट्स ग्रो वेल इन द शेड, शेड में ये अच्छे से ग्रो करता है। टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर जो है दुनिया में बात करते हैं तो चाइना इसमें भी पहले नंबर पे है, राइस में भी पहले नंबर पे था। उसके बाद लेकिन भारत आता है, उसमें भी भारत दूसरे नंबर पर था, और तीसरे नंबर पर केन्या आता है। टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में कोई है तो वो असम है। लेगुमिनस क्रॉप्स के बारे में बात कर लेते हैं, लेगुमिनस फसल के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया इज लार्जेस्ट कंज्यूमर
कंज्यूमर भी है भारत सबसे बड़ा और प्रोड्यूसर भी है लेगुमिनस क्रॉप्स का। तो लेगुमिनस प्लांट्स हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम होता है इसमें, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम दैट रिसाइड इन द रूट्स। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है दिस प्लांट। दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया विच द प्लांट कैन यूज एज न्यूट्रिएंट। इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो है पल्सेस है राजमा, जिसमें कि कोई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ राजमा। कोई भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं रहता ये राजमा के प्लांट्स में, रूट्स में ऑफ राजमा प्लांट। सोयाबीन टॉप प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश है। अब देख लेते हैं मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स आर ऑल्सो नोन एज सुपर फूड्स, इसको कहा जाता है, श्री अन्न कहा जाता है। टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर जो है इसका वो है राजस्थान। इसके कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो है बाजरा, रागी, फिंगर मिलेट्स इसको कहते हैं, ज्वार, सोरघुम, ईटीसी। अब ऑयल सीड्स की बारे में बात जो करते हैं तो इंडिया जो है दूसरा सबसे बड़ा इसका उत्पादक है, इसमें भी चाइना ही है पहले पे। टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में जो है तो वो है गुजरात ऑयल सीड्स में। और इसके एग्जाम्पल्स कुछ हैं, ग्राउंड नट है, कोकोनट है, मस्टर्ड है, सेसमी है, कॉटन सीड है, सोयाबीन ईटीसी। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होता है? तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर प्लांट्स दैट आर ग्रोन फॉर फूड, मेडिसिन, अरोमा और एस्थेटिक्स. They include fruits, vegetables, ornamental plants and more. India produces 13% of world's vegetables. It is associated with golden revolution. Coffee, blossom showers help in growth of coffee. Soil required, इसमें भी लैटेराइट सॉइल की आवश्यकता होती है। कॉफ़ी बॉल, दुनिया का कॉफ़ी बॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन है? तो वो है ब्राज़ील। टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का इंडिया। टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में जो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का तो वो है कर्नाटका। यहाँ पर बाबा बुदान हिल्स हैं, वहीं वहीं कॉफ़ी को उगाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू 2008 के डेटा के अनुसार इंडिया जो है, इंडिया प्रोड्यूसेस 3.2% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफ़ी. Coffee is grown in the western Ghats of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha and the northeast states. Few widely used varieties of coffee plants: Arabica, Liberica, Robusta. कॉफ़ी के कुछ प्लांट जो है उसका नाम ये है, अरेबिका है, लिबेरिका है और रोबस्टा है। अब फाइबर क्रॉप्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉटन, जूट, हेम्प, सिल्क, ये सब फाइबर क्रॉप्स में आता है। कॉटन जो है ये ब्लैक सॉइल में उगता है। इट इज़ अ फाइबर क्रॉप एंड ऑल्सो नोन एज सिल्वर क्रॉप। सिल्वर फाइबर भी इसको कहते हैं और क्रॉप, और इसको फाइबर क्रॉप भी कहते हैं। इसको 210 दिन का फ्रॉस्ट फ्री डेज रहना चाहिए और 6 से 8 महीना लगता है इसको मैच्योर होने में। जूट के बारे में देख लेते हैं। दिस फाइबर क्रॉप इज कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर, इसको कहा जाता है। टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर जो भारत में है वो वेस्ट बंगाल है। टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर जो है वो है बांग्लादेश। नॉर्वेस्टर्स आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ जूट एज दे ब्रिंग हैवी रेनफॉल विच इज क्रूशियल फॉर अर्ली स्टेजेस ऑफ जूट कल्टिवेशन। नॉर्वेस्टर्स अच्छे होते हैं इसके लिए, किसके लिए? जूट के लिए, जूट कल्टीवेशन के लिए। हेम्प देख लेते हैं क्या होता है। इट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग एनुअल प्लांट दैट इज कल्टिवेटेड फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड नेचुरल बास्ट फाइबर्स। हाँ, सिल्क देख लेते हैं। सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर दैट कम्स फ्रॉम द cocoons of silkworms which are raised in a process called sericulture. Silk is an animal fiber and is one of the strongest natural fibers. इरिगेशन और उसके प्रकार देख लेते हैं। सरफेस इरिगेशन होता है। सरफेस इरिगेशन क्या होता है? तो सरफेस इरिगेशन इज़ एन एंशंट, बहुत पुरातत्व और वाइडली, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है इसका यूजेज, मेथड ऑफ वाटरिंग क्रॉप्स बाय यूजिंग ग्रेविटी टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर अक्रॉस द सॉइल सरफेस थ्रू ओवरलैंड फ्लो। स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज अ मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स एंड लैंड बाय स्प्रेइंग इट थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइप्स, पंप्स एंड नोजल्स मिमिकिंग नेचुरल रेन। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन इज अ मेथड of watering plants by slowly dripping water onto the soil at the base of the plant. Subsurface irrigation होता है। Subsurface irrigation होता है is a method that delivers water directly to a plant's root zone by placing a buried network of pipe or drip lines below the soil surface. Canal irrigation होता है। Canal irrigation is a method of supplying water to fields through artificial channels के माध्यम से दिया जाता है which are fed by sources like rivers और reservoirs. तो कितने प्रकार के इरिगेशन के प्रकार थे? ये थे सरफेस इरिगेशन पहला, दूसरा स्प्रिंकलर इरिगेशन, तीसरा ड्रिप इरिगेशन, चौथा सब सरफेस इरिगेशन और पांचवा कनाल इरिगेशन। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? Hydroponics is a method of growing plants without soil using water-based mineral nutrient solutions to deliver nutrients directly to the roots.
एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन देख लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था भारत में, इसके जनक एम एस स्वामीनाथन थे। ग्रीन रेवोल्यूशन फर्स्ट बिगैन इन मेक्सिको लेटिन अमेरिका फ्रॉम 1940 से 1960 तक हुआ। सबसे पहले ये मेक्सिको और लेटिन अमेरिका में स्टार्ट हुआ। और जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म था, इसको दिया था विलियम एस गॉड ने। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में जो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जो कि यूएसए के थे। ही रिसीव्ड नोबेल पीस प्राइज। इनको नोबेल का पीस प्राइज मिलता है 1970 में फॉर हिज वर्क इन डेवलपिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज HYVs ऑफ व्हीट। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में एम एस स्वामीनाथन कहे जाते हैं। रिसीव्ड इनको भारत रत्न 2024 में मिला था। फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया में देख लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2 फेजेस। 2 फेजेस में इसको भारत में लागू किया गया था। पहला फेज जो था उसका टाइम पीरियड 1960 से 1970 तक था। पहला फेज वाज व्हेन द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी HYV सीड्स वाज लिमिटेड टू वेल्दियर स्टेट्स लाइक पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एंड इट वाज आल्सो लिमिटेड टू राइस और व्हीट तक ही ये लिमिटेड था। और ये जो है पहले स्टार्ट किया गया था पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। ड्यूरिंग द थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66, पहला 1951 से 56, 56 से 61 और 61 से 66 तक ये तीसरा 5 ईयर प्लान था। ये तीसरे 5 ईयर प्लान में कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस को इंट्रोड्यूस किया गया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया। In July 1968, Indira Gandhi released a special stamp called the Wheat Revolution to mark the progress of the Green Revolution in India. IR8 Miracle Rice, AHYV seed of rice developed by International Rice Research Institute, IRRI, which was introduced in Philippines and India. दूसरा फेज स्टार्ट होता है इसका। पहला फेज 1900 कब से कब था, 60 से 70 था, और फिर 70 से 80 दूसरा फेज होता है। और सेकेंड फेज में क्या हुआ, वॉज व्हेन HYV टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू मोर स्टेट्स, और भी राज्यों में फैला ये। दिस फेज फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, फूड सिक्योरिटी एंड ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। द सेकेंड फेज वॉज सक्सेसफुल इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन एंड रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन फूड इम्पोर्ट्स. The headquarters of the Second Green Revolution (SGR) cell is located at the ICAR RCER Indian Council of Agricultural Research complex for Eastern Region, पटना में था इसका। क्या था इसका हेडक्वार्टर था। और अंडर जो PL 480 स्कीम था उसके तहत इंडिया used to import HYV seeds of wheat from Mexico, USA before Green Revolution के पहले भारत को इम्पोर्ट करवाना पड़ता था। ये क्या करवाना पड़ता था इम्पोर्ट? सीड्स नहीं, वीट को इम्पोर्ट करता था USA और मेक्सिको से। और वो लोग PL 480 स्कीम था उन लोगों का, वो लोग ऐसे राइस भारत में भेजते थे जो वहाँ वो लोग शुगर को खिलाते थे। तो ये था भारत का औकात उस समय। तो अब देखते हैं फादर ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन किसको कहते हैं। डॉक्टर DS अथवाल। ही डेवलप्ड द न्यू वेराइटी ऑफ व्हीट नोन एज कल्याण सोना इन 1967 में। ये जो इनको क्या कहा जाता है, व्हीट का जनक कहा जाता है। डॉक्टर DS अथवाल जो थे, इन्होंने एक नए प्रकार का वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया। इसको कहा गया कल्याणा सोना, 1967 में किया। ड्रॉबैक क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो देख लेते हैं। इंटेंसिव इरिगेशन के वजह से क्या हुआ, प्रैक्टिसेस डिप्लीटेड, ग्राउंड वाटर कम हो गया, ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चला गया बहुत सारे रीजन्स में। इट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज्ड सॉइल एल्कैलिनिटी, सॉइल की एल्कैलिनिटी बढ़ गई ड्यू टू द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ केमिकल का इतना ज़्यादा यूजेज हुआ, फर्टिलाइजर्स छिड़के गए, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन बेस्ड वंस, जिसके वजह से pH लेवल सॉइल का बढ़ गया। और ये क्या हो गया, बढ़ गया तो pH लेवल बढ़ गया। इट लेड टू बेसिक हो गया ना, pH लेवल घटता है तो एसिडिक होता है, बढ़ता है तो बेस होते जाता है, मतलब 1 से 14 तक है होता है इसका ना मीटर। It led to an increased disparity between farmers with large landowners and wealthier farmers benefiting disproportionately as compared to small and marginal farmers. इसके वजह से क्या हुआ, जो पहले से ही गरीब संपन्न किसान थे वो और भी अमीर होते गए, और जो गरीब थे वो उनका कुछ भला नहीं हुआ। तो ये सब ड्रॉबैक था ग्रीन रेवोल्यूशन का। और क्या था, इट बेनिफिटेड मोर टू फार्मर्स हु हैड एक्सेस टू लैंड, जिनके पास पहले से ज़मीन था, कैपिटल था, पैसा था, टेक्नोलॉजी, एंड इट ऑल्सो लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेनेंट कल्टिवेटर्स इन मैनी केसेस। तो जिनको पहले से थी सुविधाएं उन्हीं को सुविधाएं और मिलती गई। तो ये ड्रॉबैक है ग्रीन रेवोल्यूशन का, ये तो हर फील्ड में लागू होता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का देख लेते हैं बात। So these are crops, plants that have had their DNA modified using genetic engineering techniques.
जैसे कि ब्रिंजल में किया गया, कॉटन में किया गया, बीटी ब्रिंजल बीटी कॉटन। व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। व्हाइट रेवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड, इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। 1970 में लॉन्च हुआ था, लेड बाय अमूल, ए ब्रांड ओन्ड बाय गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। फादर इनके वर्गीज कुरियन है। ऑटोबायोग्राफी इनका आई टू हैड अ ड्रीम, द मैन हु मेड एलिफेंट डांस। इनका जो है ऑटोबायोग्राफी है आई टू हैड अ ड्रीम और द मैन हु मेड एलिफेंट डांस। ब्लू रेवोल्यूशन फादर ब्लू रेवोल्यूशन के फादर हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को कहा जाता है। इट वॉज अ प्रोग्राम टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन एंड एक्वाकल्चर इन अ सस्टेनेबल वे। फिश कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ये ब्लू रेवोल्यूशन लाया गया था। येलो रेवोल्यूशन था, इसके फादर थे सैम पित्रोदा। येलो रेवोल्यूशन वाज एन एग्रीकल्चरल प्रोग्राम इन इंडिया दैट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल सीड्स। एग्रीकल्चर सेंसस इज कंडक्टेड एट एन इंटरवल ऑफ 5 साल के अंतराल पर एग्रीकल्चरल सेंसस भी होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण रेवोल्यूशंस हुए थे और उसके कौन कौन सा फसल है उससे रिलेटेड ये देख लेते हैं। तो जो ब्लैक रेवोल्यूशन है ये तो कोई फसल है नहीं तो बट पेट्रोलियम। ब्लू रेवोल्यूशन फिश, ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर, गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट्स एंड हनी, ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन्स और ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर, पिंक रेवोल्यूशन अनियन और क्या है ये शेयरिंग, रेड रेवोल्यूशन मीट टोमेटो, सिल्वर रेवोल्यूशन एग पोल्ट्री, सिल्वर अच्छा ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन मिल्क, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स, एवरग्रीन रेवोल्यूशन ओवरऑल डेवलपमेंट। अब टाइप ऑफ कल्चर देख लेते हैं। वेजिटेबल फार्मिंग को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, सिल्क रेयरिंग को सेरीकल्चर कहते हैं, बी कीपिंग को एपीकल्चर कहते हैं, फिश फार्मिंग को पिसीकल्चर कहते हैं, फ्लावर फार्मिंग को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, रियरिंग एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्वाकल्चर कहते हैं, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन को कहते हैं विटीकल्चर और विनीकल्चर, बर्ड फार्मिंग को एवीकल्चर कहते हैं और फॉरेस्ट्री को सिल्वीकल्चर कहते हैं, सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट्री। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लैंड यूजेस इन इंडिया। जो कल्टीवेबल लैंड होता है, लैंड दैट इज सूटेबल फॉर फार्मिंग। फैलो लैंड वो लैंड होता है जो कल्टीवेबल लैंड है बट उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया है फॉर अ पीरियड। करेंट फैलो क्या होता है? फैलो लैंड लेफ्ट फॉर लेड देन और इक्वल टू 1 साल तक उसको फैलो छोड़ दिया गया है, अगर करंट फैलो उसको कहा जाता है। फैलो अदर देन करंट फैलो उसको कहा जाता है जिसको कि फैलो लैंड को लेफ्ट छोड़ दिया जाता है ग्रेटर देन 1 साल से और लेस देन 5, मतलब 1 साल से ज़्यादा समय के लिए और 5 साल से कम समय के लिए छोड़ा जा रहा है उस ज़मीन को फैलो अदर देन करंट फैलो कहते हैं। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड क्या होता है?